हेलो वियर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल और हमने डिस्कस किया था फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर एंड माइनर। और ये दोनों ही फैलेसीज हमने देखी थी कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स पे। कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स तो आपको मालूम ही होंगे, जिनमें दो प्रीमाइसेस दिए होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। और एटलीस्ट आप देखोगे एक मिडिल टर्म दिखेगा, तो दो बार मिडिल टर्म दिखेगा, दो बार मेजर टर्म और दो बार माइनर टर्म। और ये सारी चीज़ें आप देखोगे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हो तो। नेक्स्ट आज हम देखेंगे रूल नंबर 3, पर हम रिकैप करेंगे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का भी। और आज मैं टोटल 5 रूल्स आपको बताऊंगा जिससे एक कैटेगोरिकल सिलोगिज्म वैलिड होता है। और जब मैं रूल्स बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये इनवैलिड होगा या वैलिड होगा। और आप ये भी समझ जाओगे कि अगर रूल वायलेट होगा तो होगी एक फैलेसी और उसका कुछ नाम होगा। मैं डिस्कस करूंगा पहला रूल, फिर से दोबारा एक बार समरी में बताऊंगा आपको शॉर्टकट में। मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस। अब अगर आपको ये समझना हो कि इसका क्या मतलब होता है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है और मिडिल टर्म कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ये भी मैंने बताया हुआ है। और अगर ये वायलेट हो गया तो हमारे पास फैलेसी आएगी, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ऐसे ही नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइस ऑल्सो। यानी कि जो टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे वो मेजर टर्म हो चाहे वो माइनर टर्म हो, वो अपने प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब वहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर या माइनर। अगर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, और अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। तीसरा रूल आज हम देखेंगे। ये दो रूल्स हम पहले भी पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज मैं 3 और रूल्स जल्दी से बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सिलोगिज्म वैलिड होगा या नहीं होगा। तो तीसरा रूल कहता है कि 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस आर नॉट अलाउड। यानी कि जो दो प्रीमाइसेस हमारे पास होते हैं कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स में, वो दो नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करके दिख देता हूँ। सपोज ये दिया हुआ है, नो मैन इज मॉर्टल एंड some men आर नॉट रिच। ठीक है, और इससे मैंने डिड्यूस किया किसी तरीके से दैट सम मॉर्टल आर नॉट रिच। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये एक ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है, ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन है। अगर इस तरीके के दो प्रीमाइसेस आपको कहीं दिख गए किसी कैटेगोरिकल सिलोगिज्म्स में, तो आपको ये भी नहीं देखना है, ये एक इनवैलिड सिलोगिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव्स अलाउड नहीं होंगे। और यहाँ पर दो नेगेटिव प्रपोजिशंस आप देख सकते हो, एक यहाँ पर यूनिवर्सल नेगेटिव है और ये एक पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड सिलोगिज्म। और यहाँ पर फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया हो, क्योंकि दो नेगेटिव से हम नहीं कुछ डिड्यूस कर सकते हैं। दो नेगेटिव्स अगर हमारे सामने आ गए तो हम उसका कोई भी वैलिड उत्तर नहीं दे पाएंगे। और ये आप वेन डायग्राम बना करके भी देख सकते हो, जो मैं नहीं बनाऊंगा। बस आपको ये रूल याद होना चाहिए, इसी रूल के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर लोगे कि ये फैलेसी आ जाएगी। सवाल ज़्यादातर इस तरीके से ही मिलेंगे आपको और ये पूछा जाएगा ऑप्शन में कि क्या इसमें फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस है, तो आप बोल दो कि हाँ जी हाँ, बिकॉज दो नेगेटिव प्रीमाइसेस यहाँ दिख रहे हैं। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, गो अहेड। सो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। ये है चौथा रूल और इसमें आप देखोगे मैंने लिखा है अ नेगेटिव प्रीमाइस रिक्वायर्स नेगेटिव कंक्लूजन एंड अ नेगेटिव कंक्लूजन रिक्वायर्स नेगेटिव प्रीमाइस। इसको हम एग्जाम्पल से बेटर समझ पाएंगे।
मैंने बोला कि अगर हमारा कंक्लूजन नेगेटिव आएगा तो 101% है हमारे दोनों में प्रीमाइसेस में से एक नेगेटिव प्रीमाइस ज़रूर होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो दूसरा, अगर वाइस वर्सा आप देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ऊपर नेगेटिव प्रीमाइस अगर है मेरे पास तो कंक्लूजन मेरा नेगेटिव होना चाहिए, और सिमिलरली अगर नेगेटिव कंक्लूजन मेरा आ रहा है तो नेगेटिव प्रीमाइस होना चाहिए। दोनों ही सेम बातें हैं, बट इसको वाइस वर्सा आप समझ सकते हो, दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे और इसकी वजह से हमें दो फैलेसीज मिलेंगी। अगर ऐसा हो गया सपोज करो, तो इसका मतलब हम फैलेसी करेंगे फैलेसी ऑफ ड्राइंग पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। सपोज करो अगर हमने इस चीज़ को वायलेट कर दिया तो हम इस तरीके की फैलेसी पे आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन आ रहा होगा पर प्रीमाइस आप देखोगे अगर ऊपर नेगेटिव है तो ये हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर नेगेटिव प्रीमाइस है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव कंक्लूजन ही होना चाहिए। कहीं भी अगर हमारे पास कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में दो स्टेटमेंट में एक, अगर कोई एक भी प्रीमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अगर ऐसा वायलेशन हुआ तो इस तरीके की फैलेसी आपको मिलेगी। वायलेशन कब होगा? जब हम उसमें से पॉजिटिव कंक्लूजन विड्रॉ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक नेगेटिव प्रीमाइस ले लेता हूँ, नो ए इज बी सपोज, ठीक है, एंड सम बी इज सी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ सम, इनका कंक्लूजन सम ए इज सी। अब यहाँ पर मैंने एक फैलेसी क्रिएट कर दी। फैलेसी कैसे क्रिएट की है? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है आप, एक आई पर्टिकुलर पॉजिटिव है ये, और यहाँ पर आप देखोगे ये एक यूनिवर्सल नेगेटिव था। नो ए इज बी इज यूनिवर्सल नेगेटिव, ये हमें पता है। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता था एनी हाउ, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने यहाँ पे फैलेसी बनाई ये, आई वॉज ड्रॉइंग अ पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। अगर मैंने इस रूल को वायलेट किया तो कुछ इस तरीके की फैलेसी आपको देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके का सिलोगिज्म कहीं देखने को मिल गया तो आप बोल सकते हो नो देयर इज अ फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रीमाइस। क्योंकि यहाँ पर ये एक नेगेटिव था तो ऑब्वियस ही बात है आंसर भी नेगेटिव होना पड़ेगा आपको। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि हम एक नेगेटिव कंक्लूजन निकालेंगे और दो पॉजिटिव प्रीमाइसेस। तो मैं यहाँ नो की जगह ऑल कर देता हूँ, यानी ऑल A is B is a positive premise, sum B is C is also a positive premise, और मैं यहाँ एक नेगेटिव कंक्लूजन लिख देता हूँ sum A is not C। यानी कि मैंने एक नेगेटिव कंक्लूजन दिया है और वो भी दो पॉजिटिव प्रीमाइसेस से। यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और लेकिन मैंने कंक्लूजन क्या दिया है, एक पर्टिकुलर नेगेटिव यानी ओ टाइप। ये एक ए टाइप था और ये एक आई टाइप था, यानी कि मैंने इन दोनों का वायलेशन करके ये लिखा। तो मेरी फैलेसी क्रिएट हुई, फैलेसी ऑफ ड्राइंग नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम पॉजिटिव प्रीमाइस। यानी सिर्फ एक रूल से मैं दो तरीके की फैलेसीज क्रिएट कर पा रहा हूँ। आई होप आप दोनों एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं। ये दोनों ही फैलेशियस सिलोगिज्म्स होंगे। नो ए इज बी सम बी इज सी का कंक्लूजन सम ए सी नहीं हो सकता, और ऐसे ही ऑल ए इज बी सम बी इज सी का कंक्लूजन सम ए इज नॉट सी हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमने रूल नंबर 4 वायलेट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आप इसको रिमाइंड करके भी दोबारा देख सकते हो जो कुछ भी मैंने बोला हो, और इसे वेन डायग्राम से भी क्लियरिटी ला सकते हो। वेन डायग्राम बहुत एम्बिगियस ज़रूर हो सकते हैं, पर ये रूल तो हमारे माइंड में अगर आ गया तो एनालिटिकल मेथड से हम इस तरीके की फैलेसीज को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम फाइनल देखेंगे रूल नंबर 5, जिसके लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल फैलेसी इन आवर बकेट लिस्ट, जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, और ये एक रूल से गवर्नड होती है जिसका नाम है रूल नंबर 5, पर्टिकुलर कंक्लूजन रिक्वायर्स पर्टिकुलर प्रीमाइस। पर्टिकुलर तो हमें पता ही है, पर्टिकुलर कंक्लूजन का मतलब हमारा आंसर अगर आई टाइप या हमारा आंसर ओ टाइप आ रहा होगा। आप समझ सकते हो, आई टाइप यानी सम ए इज बी एक पर्टिकुलर पॉजिटिव आंसर है, और
ओ टाइप यानी सम ए इज़ नॉट बी, ये भी एक पर्टिकुलर नेगेटिव कंक्लूजन होगा। मैंने आपसे कहा था कि जब हम बात करेंगे दो स्टैंड पॉइंट्स की, एक एरिस्टोटेलियन स्टैंड पॉइंट बताया था मैंने और एक बुलियन स्टैंड पॉइंट, बस ये आखिरी रूल इन दोनों में डिफर करता है। अगर रूल नंबर 5 वायलेट हो गया तो भी हमारा सिलोगिज्म वैलिड होगा पर मिस्टर एरिस्टोटल के हिसाब से, और अगर रूल नंबर 5 हम वैलिड नहीं कर पाए यानी इनवैलिड हो गया तो वो सिलोगिज्म इनवैलिड होगा बुलियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी टफ है और समझना भी मुश्किल है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ फैलेसी पे डिपेंड कर रहा है। हमें बस ये पता करना है कि अगर ये रूल वायलेट हो जाए तो ये फैलेसी क्रिएट होती है। यानी कि अब हमको ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि दो यूनिवर्सल्स अगर हमारे प्रेमाइस में दिए हुए हैं तो आंसर पर्टिकुलर नहीं आ सकता। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मेरे पास दो यूनिवर्सल हैं, सपोज मैंने यहाँ लिखा ऑल ए इज़ बी और मैंने लिखा नो बी इज़ सी, तो क्या मेरा आंसर क्या पर्टिकुलर में आ जाएगा? सपोज मैंने आंसर गलती से पर्टिकुलर में आ भी गया, मैंने लिख दिया सम ए इज सी, तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर एक आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन आया है जो कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रपोजिशन है और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, सॉरी यूनिवर्सल है, ए टाइप है, ठीक है, और ये ई टाइप है। ये भी यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, लेकिन मेरा आंसर यहाँ पर पर्टिकुलर आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे एग्जिस्टेंशियल फैलेसी बस। यानी कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन अगर है तो दोनों में से कोई एक प्रीमाइस आप देखोगे कि ऊपर पर्टिकुलर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ये सिलोगिज्म इनवैलिड हो जाएगा। किसके हिसाब से? मिस्टर बुलियन के हिसाब से। आई होप आपको पूरा, अगर मैं समरी दूं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। दो रूल्स जो शुरू के मैंने बताए हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से निकले हैं और उसके बाद के जो दो रूल्स थे वो क्वांटिटी नहीं सिर्फ क्वालिटी यानी नेगेटिव क्वालिटी पे डिपेंड कर रहे थे, और ये जो आखिरी फैलेसी मैंने बताई रूल नंबर 5 ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, यानी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की क्वांटिटी को लेकर के। यानी पांचों फैलेसीज याद अगर हमें करनी हो तो एक शॉर्टकट मेथड याद होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थी शुरू की दो फैलेसीज, उसके बाद की दोनों फैलेसीज क्वालिटी ऑफ द प्रोपोजिशंस पे डिपेंड करती थी और ये आखिरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा एक रफ आइडिया, एक समरी देने की मैंने कोशिश की थी। इससे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो कौन से रूल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर सिलोगिज्म वैलिड है या नहीं है। और हमारे एनालिटिकल मेथड में सिर्फ 6 ही मैंने आपको बताए हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं वो तो आपको याद हो ही चुके होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस ए जो है वो ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन होता है अगर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही होगी सिलोगिज्म, याद होगा आपको। और ऐसे ही मैंने बताया था ए प्लस ई टाइप होगा, और ऐसे ही मैंने बताया था ई प्लस ए ओ स्टार होता है, और ऐसे ही मैंने बताया था ई प्लस आई ओ स्टार होता है, और उसके बाद मैंने बताया था आई प्लस ए होता है, और आई प्लस ई ओ होता है, सॉरी आई प्लस ए आई होता है और आई प्लस ई ओ होता है। ये 6 वैलिड सिलोगिज्म्स ही हमें मिले हैं अभी तक, और इन 6 के हिसाब से ही मैंने जितने भी सवाल देखे हैं आपने, आप जो भी आप देखोगे वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। सिर्फ ये 6 वैलिड फॉर्मूला आपको आने चाहिए बस। इसके पीछे की कहानी अब आप समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि फैलेसीज क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।